नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज हम लोग मगध साम्राज्य की स्थापना और मौर्य वंश के बारे में। ये आपके लिए आने वाले परीक्षाएं जो भी है, चाहे यूपीएससी की हो या एसएससी हो या आरआरबी हो, इसके अलावा झारखंड के सहायक आचार्य के सुपर टेट और फिर झारखंड टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे और आप परीक्षा की नज़र से आपका एक भी पॉइंट ना छूटे, उसका हम बहुत ही ख्याल रखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक, जो कि मगध साम्राज्य से संबंधित है। मगध साम्राज्य से संबंधित हम जब भी समझेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। महाजनपदों के उदय के बारे में तो सबसे पहला चीज़, महाजनपद का जो उदय हुआ किस काल में हुआ, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी सदी के ईसा पूर्व में 600 BC, 600 BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है और दीर्घ निकाय है, ये बौद्ध ग्रंथ में है। और जैन ग्रंथ में जो है वो भगवती सूत्र है। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में महाजनपद के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा पुरातात्विक धूसर मृदभांडों, मृदभांडों का मतलब होता है जो घड़े के आकार का होता है, उससे भी प्रमाण मिला है। ये पुरातात्विक स्रोत हैं। वैदिक कालीन, जो पहले वैदिक काल में गोपति होते थे, या वह भूपति बन गए। गोपति मतलब गायों के मालिक, अब वो भूपति बन गए मतलब ज़मीनों के मालिक। मगध का उल्लेख और मिलता है तो वो है अथर्ववेद, जो कि हमारे एक वेद है, उसमें भी मिलता है। और उसमें जिक्र किया गया है मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मगध एक महाशक्तिशाली या शक्तिशाली महाजनपद था, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो याद रखना, उसका उल्लेख किस वेद में? अथर्ववेद में मिलता है। इसी में आगे देखें तो प्रथम गणतंत्र जो था वैशाली महाजनपद का लिच्छवी गणराज्य का नाम है। कब था? 500 BC में महाजनपद वैशाली और उसके लिच्छवी गणराज्य में। आ गई चाबी। मुद्रा का पहला प्रयोग, मुद्रा का प्रयोग पहली बार महाजनपद के काल में ही हुआ था। किस काल में? महाजनपद के काल में। सिक्का का भी उसी समय सबसे पहले प्रयोग हुआ, और उस समय चांदी से सिक्का बनता था। चांदी से जो सिक्का बनता था उसको याहत कहते थे या फिर पंचमार्क कहते थे। क्वेश्चन आ सकता है महाजनपद काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन याद रखना है, इसका आंसर होगा याहत या फिर पंचमार्क। सबसे पहले चांदी के सिक्कों का प्रयोग व्यापारियों ने किया था और उसके बाद राजाओं ने प्रयोग किया था। आर्थिक परिवर्तन, उस समय आर्थिक परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने का कारण था महाजनपद जो थे वो गंगा यमुना के दोआब में थे। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच वाले भाग। तो दो नदियों के बीच वाला भाग था, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी था। और उसी समय लोहे के प्रयोग से कृषि में बदलाव आया। पहले सिर्फ लकड़ी का हल होगा, लेकिन उसके बाद लकड़ी के हल में से लोहे का फाल जब लगाना शुरू किया, और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो उसके कारण कृषि में बदलाव आया और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। लोहे के पहला प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो छोटा सा जगह है अंजरी खेड़ा, जो कि एंटा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से साक्ष्य मिला है। उस समय धार्मिक परिवर्तन भी हुए। धार्मिक परिवर्तन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होने लगा। उपनिषदों की रचना 600 BC में किया गया, और पहली बार उपनिषदों की रचना में ही वैदिक कर्मकांड और पशु बलि का विरोध किया गया। इसका जो है सो लोग इससे विरोध होने लगे। और उपनिषद में पहली बार उपनिषद में एक बात बताई गई कि जीवन में अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको ज्ञान की जरूरत है। आइए अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले काशी महाजनपद को। टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से हम सबसे पहले जानेंगे काशी महाजनपद को। तो काशी की राजधानी कहाँ थे? वाराणसी। स्थिति तो ये वरुणा और 80 नदियों के बीच में स्थित है। वो वरुणा और 80 नदियों के बीच में। इस महाजनपद के जो संस्थापक थे वो थे दिवोदास। दिवोदास का वर्णन किस में आता है? महाभारत में। तो महाभारत के अनुसार काशी महाजनपद के जो संस्थापक थे वो थे दिवोदास। इस क्षेत्र का विशेषता क्या था? तो इसे यविमुक्त क्षेत्र बोला जाता था। कैसा? यविमुक्त क्षेत्र।
और यहाँ के निवासियों का वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? सबसे पहले अथर्ववेद में। शक्तिशाली शासक थे तो काशी महाजनपद के सबसे शक्तिशाली शासक थे ब्रह्मदत्त। एक कौशल राज जो था, कौशल में ये सब होगा, कौशल के राजा जो थे दधीति, उसको हराए थे। ब्रह्मदत्त ने किसको हराए थे? दधीति, जो कौशल के राजा थे। लेकिन बाद में ये नागवंशों के अधीन हो गए, नागवंश के अधीन पत में आ गए। और नागवंश से ही थे राजा अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? तो अश्वसेन जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, उनके पिताजी थे। कौन? अश्वसेन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है अश्वसेन कौन थे? तो पार्श्वनाथ के पिता थे। किस वंश के थे? नागवंश के थे। शुरू में अगर देखें तो सबसे महाजनपद जो था उसमें सबसे शक्तिशाली काशी थे शुरू में। और काशी कौशल और यंग को अपने अधीन कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन जब कौशल के राजा कंस बने, कौन बने? कौशल के राजा कंस, तो उन्होंने हरा दिया। किसको हरा दिया? काशी को हरा दिया। और उसको बोला गया वाराणसीघो। वाराणसीघो इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने बनारस को जीता था, और बनारस को जीतने वाले को वाराणसीघो बोला गया। अगर हम काशी देखें तो उस समय सबसे बड़ा जो केंद्र था, प्रमुख केंद्र के रूप में संगीत, शिक्षा और वस्त्र उद्योग के रूप में था। अब देखते हैं कौशल महाजनपद को। इसके बारे में भी जितनी जो भी परीक्षा में आने वाले उपयोगी कंटेंट हैं वो सारे हम देख रहे हैं, ताकि आपका किसी भी परीक्षाओं के लिए कोई भी चीज़ न छूटे। तो कौशल महाजनपद, इसकी जो राजधानी थे वो श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती। स्थिति तो आज का जो अवध है फैजाबाद मंडल, अभी इसको हम लोग अयोध्या कह सकते हैं, जहाँ पर राम मंदिर बना है। तो अवध, इसके पश्चिम में अगर देखें तो गोमती नदी। कौन नदी? गोमती नदी। पूर्व में देखें तो गंडक नदी, जिसको सदानीरा भी कहा जाता था। गंडक नदी को क्या कहा जाता था? सदानीरा। दक्षिण में इसके देखें तो सर्पिका, आज इसको संदिका कहा जाता था। सरयू नदी जो है सरयू नदी कौशल महाजनपद को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, चूँकि उसके बीच से सरयू नदी गुजरे थे। इसकी विशेषता क्या थी? तो कौशल महाजनपद में ही कपिलवस्तु गणराज्य थे। कौन गणराज्य? कपिलवस्तु। कुशावती नगर उस समय के बड़े नगर थे, और साकेत, जिसको आज हम लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं, साकेत नगर भी कौशल महाजनपद में थे। क्वेश्चन आ सकता है, साकेत जो महाजनपद के काल में अयोध्या के नाम से भी जाना जाता था, किस महाजनपद के अंतर्गत था? तो याद रखना है कौशल महाजनपद के अंतर्गत। उसके कुछ छोटे जो नगर थे वो थे कीतागिरी, सेतव्य और उपकट। चूँकि हम पहले भी बोले सरयू नदी जो है उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित कर देता है। तो एक उत्तरी कौशल हो गया जिसकी राजधानी श्रावस्ती, और एक दक्षिणी कौशल हो गया जिसकी राजधानी कुशावती। तो कौशल महाजनपद के दो भाग, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी के राजधानी कुशावती, उत्तरी की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है अचिरावती नदी के तट पर स्थित अर्धचंदाकार एक नगर, आधा चंदा के रूप में कह सकते हैं, उस प्रकार के नगर थे। किस नदी के किनारे स्थित? अचिरावती। इनकी जो पहचान है, अगर पहचान देखें तो आधुनिक मेहत के रूप में, और फिर जतवार बिहार के जो अवशेष मिले वो सहेत के रूप में। तो संयुक्त रूप से अगर देखें तो सहेत, मेहत और ये दोनों को बोला जाता है आठनार। तो आठनार क्या है? तो उत्तरी कौशल की जो पहचान है आधुनिक मेहत और जैतवार बिहार के अवशेष सहित, ये दोनों का संयुक्त रूप है। कौशल महाजनपद और मगध महाजनपद के मध्य में बहुत बड़े संघर्ष हुए, और वो किसके समय में हुए? तो बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में हुआ। और अगर देखें कौशल महाजनपद के सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जो थे वो थे प्रसेनजीत। कौन थे? प्रसेनजीत। और ये प्रसेनजीत किस वंश के थे? वो खुद को
इक्ष्वाकु कुल के कहते थे, इक्ष्वाकु वंश के कहते थे। आइए अब जानते हैं हम लोग अंग के बारे में। किसके बारे में? अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद के क्या विशेषता थे? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा था। कहाँ था? चंपा। स्थिति अगर देखें तो आधुनिक जो भागलपुर और मुंगेर ज़िले हैं, कौन कौन जिला? भागलपुर और मुंगेर जिला, उसी के बीच का भाग। भागलपुर और मुंगेर ये दोनों गंगा नदी से सटे हुए शहर है जो कि बिहार के हैं। और मगध महाजनपद और यंग महाजनपद के बीच में एक नदी थी जिस नदी का नाम है चंपा नदी। चंपा नदी से पश्चिम वाले भाग मगध और चंपा नदी से पूर्व वाले भाग अंग महाजनपद कहलाता था। इसके बारे में पुराणों में भी वर्णन है और पुराणों में यंग महाजनपद को मालिनी बोला गया है। क्या बोला गया है? मालिनी। वही अगर देखें प्राकृतिक ग्रंथों में तो प्राकृतिक ग्रंथों में यंग महाजनपद को वाणिज्यम बोला गया। क्या बोला गया? वाणिज्यम। वाणिज्यम का मतलब होता है वानिकों का निवास स्थान। किसका निवास स्थान? वानिकों का। इसका एक प्रमुख पॉइंट है, ब्रह्मदत्त ने मगध के जो राजा थे भट्टिया, उसको हराया था और मगध के कुछ भाग को, पूरा मगध को नहीं, मगध के कुछ भाग को अपने राज्य यंग में मिला लिया था। चंपा जो कि मगध की राजधानी है, प्रमुख वहाँ के नगर है, मगध की नहीं, अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। उसके जो स्थापत्यकार थे तो राजगिरा का मतलब राजगीर के ही महागोविंद थे। कौन थे? महागोविंद। अगर हम देखें यंग महाजनपद में तो उसके प्रमुख जो नगर थे वो थे आपन और अस्सापिनो। आपन और अस्सापिनो अंग महाजनपद के प्रमुख नगर थे। और वहाँ के जो राजा थे वो थे दधिवाहन। और दधिवाहन जो थे जैन धर्म के भगवान महावीर जो हैं उनके भक्त भी थे। एक चीज़ और, 12वें जैन तीर्थंकर जो थे वासुपूज्य का भी जन्म चंपा में हुआ था। चंपा कहाँ की राजधानी? अंग महाजनपद की राजधानी। और उस समय अगर देखें अंग महाजनपद का संबंध तो दक्षिण पूर्व एशिया से भी था, व्यापारियों का, और उसी को कहा जाता था स्वर्णभूति। गहपति मेंढके वह भी चंपा का ही रहने वाला था। 16 महाजनपद थे, उसमें से हम सबसे पहले जानेंगे काशी महाजनपद को। तो काशी की राजधानी कहाँ थे? वाराणसी। स्थिति तो ये वरुणा और 80 नदियों के बीच में स्थित है। वो वरुणा और 80 नदियों के बीच में। इस महाजनपद के जो संस्थापक थे वो थे दिवोदास। दिवोदास का वर्णन किस में आता है? महाभारत में। तो महाभारत के अनुसार काशी महाजनपद के जो संस्थापक थे वो थे दिवोदास। इस क्षेत्र का विशेषता क्या था? तो इसे यविमुक्त क्षेत्र बोला जाता था। कैसा? यविमुक्त क्षेत्र। और यहाँ के निवासियों का वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? सबसे पहले अथर्ववेद में। शक्तिशाली शासक थे तो काशी महाजनपद के सबसे शक्तिशाली शासक थे ब्रह्मदत्त। एक कौशल राज जो था, कौशल में ये सब होगा, कौशल के राजा जो थे दधिति, उसको हराए थे। ब्रह्मदत्त ने किसको हराए थे? दधिति, जो कौशल के राजा थे। लेकिन बाद में ये नागवंशों के अधीन हो गए, नागवंश के अधीन पद में आ गए। और नागवंश से ही थे राजा अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? तो अश्वसेन जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके पिताजी थे। कौन? अश्वसेन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है अश्वसेन कौन थे? तो पार्श्वनाथ के पिता थे। किस वंश के थे? नागवंश के थे। शुरू में अगर देखें तो सबसे महाजनपद जो था उसमें सबसे शक्तिशाली काशी थे शुरू में। और काशी कौशल और यंग को अपने अधीन कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन जब कौशल के राजा कंस बने, कौन बने? कौशल के राजा कंस, तो उन्होंने हरा दिया। किसको हरा दिया? काशी को हरा दिया। और उसको बोला गया वाराणसिघो। वाराणसिघो इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने बनारस को जीता था और बनारस को जीतने वाले को वाराणसिघो बोला गया। अगर हम काशी देखें तो उस समय सबसे बड़ा जो केंद्र था, प्रमुख केंद्र के रूप में संगीत, शिक्षा और वस्त्र उद्योग के रूप में था। आइए अब देखते हैं चौथा में वत्स या वंश जिसको बोला जाता था, ये महाजनपद के बारे में। वत्स या वंश महाजनपद।
उनकी अगर राजधानी देखें तो कौसंबी, कोसम भी बोला जाता था। स्थिति यमुना नदी के किनारे वाले भाग और यमुना नदी से सोन नदी के बीच में जो विंध्य प्रदेश है उस भाग को वत्स महाजनपद कहा जाता था। विशेष यहाँ का क्या है तो उद्यन, मगध और अवंती। तो मगध के अजातशत्रु, अवंती के चंद्रप्रगोत और उद्यन, ये तीनों को ये समझौता के अनुसार तीनों को एक साथ में मिला के रखने का काम करते थे। शासक वहाँ के जो थे उद्यन थे, पौरवंशी शासक थे। किस वंश के? पौरवंश के। पौरवंशी ये उद्यन जो थे उनके पूर्वज हस्तिनापुर छोड़कर आए थे। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। तो हस्तिनापुर से राजा नीचक्षु बाढ़ के कारण कौसंबी राजधानी परिवर्तन किया था। पहले उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, लेकिन बाद में जब वहाँ बाढ़ आने लगा तो उसके कारण अपनी राजधानी को परिवर्तन करके कौसंबी कर लिया। विनय पिटक में भी इसका वर्णन है और उसमें उद्यन के पिता परंतप और पुत्र बोधि कुमार बताया। तो उद्यन के पिताजी जो थे उनका नाम था परंतप और उनके बेटा का नाम बोधि कुमार था। सौपन वासवदत्त एक किताब का नाम है और हर्ष की रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों संस्कृत नाटक जो हैं उसके जो नायक हैं वो उद्यन ही हैं। भास के अनुसार उद्यन का विवाह अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती से हुआ और इसी कारण अजातशत्रु और उद्यन ये दोनों में दोस्ती और फिर मगध और वत्स महाजनपद ये दोनों दोस्ती में थे। 500 BC में मिट्टी के दीवार से किले बंदी किया। सबसे पहली बार अगर किसी महाजनपद में किलाबंदी किया गया तो वह वत्स था और किससे? मिट्टी की दीवार से किलेबंदी किया। कब? 500 BC में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसको। एक चीज़ और, उड़ते हुए बाज के आकृति का वहाँ पर यज्ञशाला था जिसे सैनचीती कहा गया। प्रसिद्ध जो था वत्स तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए और उसके जो प्रमुख शहर थे कौसंबी थे। अब आगे आइए अब देखते हैं महाजनपद में 5वां महाजनपद के बारे में। और 5वां महाजनपद जो है वो कुरु। तो कुरु के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानेंगे और प्रयास करेंगे परीक्षा में आने वाले सारे टॉपिक कवर हो जाए, एक भी टॉपिक ना छूटे, चाहे किसी भी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्यों ना हो। तो इसकी जो राजधानी थी कुरु की इंद्रप्रस्थ स्थिति, तो आज का जो मेरठ है, दिल्ली है, थानेश्वर का कुरु भूभाग, ये सब इलाके जो हैं दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, ये सब कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। वहाँ के जो शासक थे वो कौरवी थे। किसके समय में? बुद्ध के समय में। और कुरु राज्य से बाद में एक गण में परिवर्तन हो गया। किस में परिवर्तन हो गया? गण में। प्रसिद्ध वहाँ क्यों थे? तो वहाँ के जो लोग थे बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। कहाँ के लोग? कुरु महाजनपद के लोग बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? बुद्धि और बल के लिए। प्रमुख वहाँ के जो नगर थे, एक तो इंद्रप्रस्थ थी जो राजधानी वहाँ के थे, और दूसरा एक और था इस्तिनापुर। हस्तिनापुर ही नहीं, इस्तिनापुर। एक और इसका जो प्रमुख बिंदु, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में कुरु का राजा ईसुकर का उल्लेख मिलता है और ईसुकर ने ही इस्तिनापुर नामक नगर बसवाया था। और उसके बाद 6ठा महाजनपद हम लोग जानेंगे पंचाल के बारे में। तो पंचाल की 2 राजधानियाँ थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो यही छत्र था। दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पिलय। अगर स्थिति हम देखें तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और वहाँ के जो प्रमुख नगर थे कन्नौज। कन्नौज का एक दूसरा नाम भी है जिसको हमने लिख लिया है कायनिकुब्ज। क्वेश्चन में आ सकता है कौन से पौराणिक शहर का नाम कायनिकुब्ज है, तो उसका आंसर होगा कन्नौज। वहाँ के शासक जो हैं वो चुलानी ब्रह्मदत्त थे। एक चीज़ और, 600 BC में कुरु और पंचाल ये दोनों संघ राज्य थे। संघ राज्य का मतलब जहाँ पर छोटे छोटे शासक भी थे और उन सबों को मिला के एक राज्य का निर्माण किया गया था जिसको हम लोग संघ राज्य कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मत्स्य
सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधर्व। बाकी जो 10 हैं जो कि 7वां नंबर के महाजनपद हम माने हुए हैं। मतेश के बारे में बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, तो मतेश की जो राजधानी है वो विराटनगर है। अगर स्थिति देखें तो जयपुर के आसपास वाले इलाके मतेश महाजनपद कहलाते थे और वहाँ के जो शासक थे विराट था और इसी ने विराटनगर की स्थापना भी किया था। 8वां में हम जानेंगे सुरसेन के बारे में। सुरसेन की राजधानी मथुरा, और अगर स्थिति देखें तो मथुरा के आसपास के जो इलाके थे यमुना नदी के तट वाले भाग पर, वो उस समय सुरसेन महाजनपद कहलाते थे। शासक वहाँ के जो थे तो मझीमनिकाय के अनुसार वहाँ के जो शासक थे वो चंड प्रघोत की कन्या पुत्र अवंती पुत्र था। शासक वहाँ का था अवंती पुत्र। कौन था? अवंती पुत्र। लेकिन अवंती पुत्र कौन था? तो चंड प्रघोत की कन्या, उसकी जो बेटी थी उसका ये बेटा था। किसके अनुसार? तो एक ग्रंथ है मझीमनिकाय के अनुसार चंड प्रघोत की कन्या का पुत्र अवंती पुत्र था। सुरसेन के बारे में महाभारत में भी जानकारी मिलती और पुराणों में भी जानकारी मिलती। तो इस क्षेत्र में जो राजा होते थे वो यादव वंश के होते थे और यादव वंश को उसमें विरसनी कहा जाता था और उसी वंश से भगवान कृष्ण भी थे। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे 9 नंबर में अस्मक या अस्सक महाजनपद। तो उसकी जो राजधानी थी पोतन या पोटिल भी कहा जाता था। पोतन या पोटिल। आधुनिक समय में अगर देखें तो उसको बोधन कहा जाता है। आधुनिक समय में क्या कहा जाता है उस शहर को? बोधन। स्थिति अगर देखें तो गोदावरी तट पर। कहाँ पर? गोदावरी तट पर। एक चीज़ और याद रखिएगा 16 महाजनपद में एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, बाकी सारे के सारे उत्तर भारत में स्थित। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद भारत कह सकते हैं या दक्षिणी भाग भी कह सकते हैं, चूँकि उसमें भारत नहीं था, उसमें उन महाजनपद जो थे वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो दक्षिणी भाग में स्थित बस एक महाजनपद जो था वो था अस्मक। कहाँ स्थित था? गोदावरी तट पर। वहाँ के जो शासक थे इक्ष्वाकुवंशी थे। कौन थे? इक्ष्वाकुवंशी। अब इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जातक कथा के अनुसार अस्मक काशी के अधीन था। किसके अधीन? काशी के अधीन था। कौन? अस्मक। किसके अनुसार? जातक कथा के अनुसार। एक और है चुल्कालिंग। चुल्कालिंग के अनुसार अस्मक के राजा यरुन ने कलिंग जीता था। जो कलिंग राज्य उस समय होता था जो आज के उड़ीसा क्षेत्र में है, और आप लोग जान रहे होंगे उसको सम्राट अशोक ने भी नहीं जीत पाया था। बहुत सारे रक्तपात हुए थे, हालांकि बाद में वो मान गए थे कि चलो मिला लीजिए। लेकिन उस प्रदेश को किसने जीता था? तो अस्मक के राजा यरुन ने जीता था। किसने जीता था? यरुन ने। अस्मक जनपद। अब यहाँ पर एक और जनपद होता है अस्मक, महाजनपद नहीं, जनपद। ये अवंती का अस्मक पर विजय। अवंती के जो राजा थे उन्होंने अस्मक के राजा को हरा लिया और उसके बाद अस्मक जनपद का निर्माण भी कर लिया। उसी में एक आता है बावरी कथा। बावरी एक वहाँ के शिक्षक थे। कहाँ के? अस्मक महाजनपद में रहने वाले एक शिक्षक थे बावरी, जिसके बारे में सुत निकाय में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? सुत निकाय में। और फिर बावरी ने अपने अनुयायियों को भगवान बुद्ध से भेंट करने के लिए भी भेजा था। उम्मीद है आप सबों के लिए सारे कंटेंट उपयोगी होंगे, और अगर इसमें से कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि अगले बार हम जब भी वीडियो बनाएं तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें और आपके लिए उपयोगी साबित हो। अब आइए अब देखते हैं अवंती के बारे में। अवंती महाजनपद, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है हम लोग को, और इसलिए पढ़ना है ताकि कोई भी परीक्षा जब आए तो उसके लिए कुछ भी न छूटे। और ख़ास करके अभी जो हमारे लिए सहायक आचार्य का परीक्षा है उसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से इसको रखा गया है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे महाजनपद से संबंधित, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अवंती,
अवंती को दो भाग में बांट दिया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मति। दोनों राजधानियों के बीच में जो एक नदी बहती थी उसको बोला जाता था वैत्रवती नदी। क्वेश्चन में ये आ सकता है वैत्रवती नदी किस महाजनपद से संबंधित है, तो याद रखना है अवंती महाजनपद, और वही नदी वो दोनों को मतलब दो भागों में बांटते थे। वहाँ के जो शासक थे पहले हैये और उसके पहले भी अगर देखें तो इक्ष्वाकु वंश के थे, लेकिन वहाँ के जो राजा थे महाजनपद कालीन में तो चंड प्रगोत महासेन था। यवंती महाजनपद के राजा चंड प्रगोत महासेन। चंड प्रगोत महासेन इसको निष्ठुरता के कारण मिला था। निष्ठुरता का मतलब जिसमें जरा सा भी दया भावना ना हो। सिर्फ दया भावना ही नहीं, चंड का मतलब वो चंडाल से कहीं ना कहीं टूटा है, मतलब जो एकदम निष्ठुर हो जाते हैं, उस प्रकार के थे चंड प्रगोत महासेन। और उसी के कारण महावग जातक में उसको चंड प्रगोत कहा गया। विष्णु पुराण के अनुसार अगर विष्णु पुराण में देखें तो बारहदर्थ के अंतिम राजा रिपुंजय अमात्य था। ये क्वेश्चन याद रखना है। बारहदर्थ वंश के अंतिम राजा जो थे वो कौन थे? रिपुंजय अमात्य। किसके अनुसार? विष्णु पुराण के अनुसार। प्रगोत का संघर्ष चलता था वत्स के साथ, मगध के साथ, कौशल के साथ और गंधार के साथ। ये चार महाजनपद के बीच में संघर्ष चलता था अवंती के राजा प्रगोत का। किसके किसके? वत्स, मगध, कौशल और गंधार। प्रगोत का पुत्र था पालक। प्रगोत का पुत्र कौन था? पालक। अच्छा, प्रगोत किसका बेटा था उसको भी देख लेते हैं। तो प्रगोत था पुलिक का बेटा। किसका बेटा? पुलिक। पुलिक का बेटा प्रगोत, प्रगोत का बेटा पालक। परिशिष्ट वर्मन और कथा सरित सागर में दो चीज़ है। परिशिष्ट वर्मन और कथा सरित सागर के अनुसार पालक का कौसंबी पर अधिकार। पालक कहाँ पर अधिकार कर लिया? कौसंबी पर। और ये अपने बेटा को कौसंबी का उपराजा बना दिया। उसका बेटा था विशाखयुप। पालक का जो बेटा था वो था विशाखयुप। पालक ने कौसंबी पर अधिकार कर लिया। किसके अनुसार? तो परिशिष्ट वर्मन और कथा सरित सागर के अनुसार पालक ने कौसंबी पर अधिकार किया और कौसंबी के उपराजा बना दिया विशाखयुप को। लेकिन ये बात विशाखयुप के भाई जो थे आर्यक उसको नहीं पचा। उन्होंने उसे गद्दी से उतारा। क्या किया उसने? गद्दी से उतारा। अंत में अवंती का मगध साम्राज्य में विलय हो जाता है और ये जो विलय करता है वो शिशुनाग करता है। कौन करता है? शिशुनाग। शिशुनाग कौन थे? तो कौसंबी में उस समय जो राजा थे वो। उन्होंने जो है सो पूर्ण रूपेण अवंती पर अधिकार कर लिया और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने जो है सो प्रगोत वंश के जो अंतिम शासक थे, अब इसका जो अंतिम शासक है अवंती वर्धन, उसको वहाँ से हटा दिया और वहाँ पर राजा बनाया आर्यक को एक शासक के रूप में। यह एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, वो था लोहयस्क। चूँकि आप जान रहे हैं 6ठी शताब्दी में लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था और उस समय सिर्फ 2 महाजनपद ऐसे थे जिनके पास लोहयस्क का भंडार था। तो पहला महाजनपद था मगध। चूँकि मगध का विस्तार छोटा नागपुर के पठारियों तक था, तो छोटा नागपुर के पठार जो हैं लोहयस्क के लिए भंडार के रूप में है। लेकिन एक और जो था वो था अवंती। तो अवंती में भी लोहयस्क का भंडार था। चूँकि उनका भी विस्तार क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में ही था, तो वह भी लोहयस्क के भंडार के रूप में। अब हम लोग आगे जानेंगे अलग अलग फिर महाजनपद के बारे में। आइए अब देखते हैं गांधार के बारे में। गांधार महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। स्थिति अगर देखें तो काबुल घाटी। काबुल घाटी पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, आप लोग जान रहे होंगे। तो वहीं पर यह फैला हुआ था। उसका एक अन्य नगर था पुष्कलावती। पुष्कलावती जिसको अभी हम लोग चरसद्दा कहते हैं। पुष्कलावती के जो संस्थापक थे वो थे पुष्कर। कौन थे? पुष्कर। और पुष्कर किसका बेटा था? भरत का बेटा था। पुष्कर किसका बेटा? भरत का बेटा। यहाँ के जो शासक थे पुकुसती पुष्करासिन जो थे, उन्होंने अवंती के शासक प्रगोत को हराया था। किसको हराया था? प्रगोत को। ये पैदल चलकर भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए थे। किसने? पुकुसती या फिर
करसारिन जो हम कह सकते हैं। बिंबिसार के दरबार में आकर इन्होंने या फिर बिंबिसार के दरबार में अपने दूत को भेजकर इन्होंने मदद भी मांगा था। उसके बाद अगला जो महाजनपद है वो है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजपुर, या जिसको हम लोग आज हाटक कहते हैं। अगर स्थिति देखें तो ये गंधार का पड़ोसी राज्य था, मतलब आज जो अफगानिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर। यह एक राजतंत्रात्मक राज्य था। कैसा राज्य? राजतंत्रात्मक राज्य था। लेकिन कौटिल्य ने इसको कहा, क्या कहा? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ। वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ किसने कहा? कौटिल्य ने कहा। किसको कहा? कंबोज को कहा, जो कि कंबोज एक महाजनपद था आज के अफगानिस्तान के क्षेत्र में। उसके बाद अगला महाजनपद है चेदी। चेदी की जो राजधानी थी वो थी सोथिवती, या जिसको कह सकते हैं शक्तिमती। अगर स्थिति देखें तो आज के बुंदेलखंड वाले भाग में थे, और वहाँ के जो शासक थे वो थे उपचर। आइए अब देखते हैं वज्जी संघ के बारे में। तो वज्जी संघ यह भी एक महाजनपद था, जो कि आधुनिक बसाड़ का जो इलाका है, जिसको हम लोग वैशाली जानते हैं, राजधानी उसकी वैशाली थी। स्थिति गंडक का एक और नाम दिया है, सदानीरा नदी जो है उसके तट के किनारे थे। संस्थापक इसका था नाभानेदिष्ट। नाभानेदिष्ट ने वज्जी संघ का स्थापना किया था। विशेषता यहाँ की वैशाली लिच्छवियों का भी राजधानी थी। किसकी राजधानी? लिच्छवियों की भी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वज्जी संघ में 8 जनों का एक संघ था। 8 जनों का मतलब 8 छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था वज्जी संघ। और ये किसके अनुसार है? तो बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी के अनुसार। किसके अनुसार? सुमंगल विलासिनी के अनुसार। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, वज्जी संघ के बारे में वर्णन किस किताब में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखना, बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी में इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। और इसी में बताया गया वज्जी संघ में टोटल 8 जन थे। और 8 जन में कौन कौन थे? 4 राज्य जो थे वो थे, पहला विदेह, दूसरा जात्रिक, तीसरा लिच्छवी और चौथा वज्जी। इसमें अगर देखें सबसे प्रमुख तो लिच्छवी था। और 4 यैन जो राज्य था तो उग था, भोग था, इक्ष्वाकु था और कौरव था। तो टोटल 8 राज्यों का संघ वज्जी संघ। जात्रिक का आधुनिक वैशाली जो है वहाँ पर उसको जात्रिक कहा जाता था। और भगवान महावीर स्वामी भी उसी राज्य से संबंधित थे। विदेह की जो राजधानी थी वो मिथिला था। विदेह की राजधानी कहाँ था? मिथिला। मिथिला मतलब आज का जनकपुर, जो कि नेपाल में है। वज्जी और मगध ये दोनों की जो सीमा रेखा थी वो गंगा नदी ही थी। मतलब गंगा नदी के उस पार और इस पर, उस पर वज्जी संघ और इस पर मगध साम्राज्य। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी के अनुसार वज्जी संघ में 8 न्यायालय भी था। तो वज्जी संघ में कितने न्यायालय? 8 न्यायालय। चूँकि उसमें 8 राज्य थे, या फिर कह सकते हैं 8 जन था, तो फिर उसमें न्यायालय भी 8 थे। और उसमें से एक प्रमुख था वैधानिक संस्था, जिसको अष्टकुलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टकुलिक। अब हम लोग को जानना है मल और मगध के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं मल और मगध के बारे में। तो मल की जो एक राजधानी थे वो थी कुशीनगर, गंडक नदी के किनारे, और दूसरा था पावा, जिसको पदसेना भी कहा जाता था। अगर स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के आसपास वाले भाग मल महाजनपद के अधीन थे। इसमें 9 कुल थे। कितना कुल? 9 कुल या 9 वंश, 9 भाग कर सकते हैं इसको। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद मलों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। मलों का मतलब जो महाजनपद थे वो ख़त्म हो गया। कब? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद। क्यों ख़त्म हो गया? चूँकि इसको मगध में मिला लिया और ये मगध साम्राज्य के विस्तार नीति का शिकार हो गया। यहाँ का अगर देखें प्रमुख शासक तो वो थे ओक्काक। अब उसके बाद सबसे जो शक्तिशाली उस समय था मगध। ये कैसा था? ये था सबसे शक्तिशाली। ये कैसा था? सबसे शक्तिशाली। तो इसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाएंगे जो कि मगध महाजनपद के बारे में पूरा होगा, जिसमें इसके हम प्रमुख शासकों को भी जानेंगे और वे आपके सहायक आचार्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसकी जो राजधानी थी वो था गिरिब्रज, जिसको आधुनिक में राजगीर कहते हैं।
बाद में आप जान रहे हैं कि वहाँ से पाटलिपुत्र परिवर्तन किया गया था। स्थिति अगर देखें तो पटना, गया, शाहाबाद जो बिहार के जिला क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थित था। विस्तार देखें तो उत्तर में गंगा नदी तक, पश्चिम में सोन नदी तक, पूर्व में चंपा नदी तक और दक्षिण में विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक यह फैला हुआ था। ऋग्वेद में किकट तादाम्यत मगध से ही है। किकट प्रदेश किसे कहा जाता है? आप जो अगर झारखंड से हैं तो आपको पता होगा। किकट प्रदेश में आर्यों का अनार्यों के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आर्यों तथा अनार्यों का प्रथम साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब मेल जोल, एक दूसरे के साथ में जो बातें करते हैं, कहाँ किस प्रदेश में हुआ? तो किकट प्रदेश में ही हुआ। और अथर्ववेद और पंचवीस में मागधों का मतलब जो मगध के रहने वाले थे उसको ब्राह्य कहकर निंदा किया। तो उम्मीद है आप सबों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और अगर आप इसमें आपको जो समझ में आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।